हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विजयनगर साम्राज्य का। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज आप पढ़ लेंगे आराम से। जो भी हम पढ़ाएंगे वो एक छोटा सा मैप के साथ पढ़ाएंगे और इसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स फैक्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर करवा देंगे आज। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ के लिए आपको शिक्षा युग 2.0 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मध्यकालीन भारत की सीरीज चली हुई थी, जो आज अपना टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हैं। संगम वंश जो सबसे बड़ा है, फिर है सालु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ये बाकी 3 वंश छोटे हैं, जो सबसे बड़ा वंश है वो संगम वंश है। तो संगम वंश के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये 3 वंश और हैं, ये भी हम देखेंगे। तो ये विजयनगर साम्राज्य का मैप देखें तो ये विजयनगर है। ये क्षेत्र कौन सा है? विजयनगर। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये मैप है, ये कावेरी नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है, ये पेनार नदी। यानी कि ये बात ऐसे है, कुछ प्रकार से जो क्षेत्र है ना, आज आप भारत का क्षेत्र देख रहे हो वर्तमान का, ये क्षेत्र हमेशा से ऐसा नहीं रहा। कभी किसी राजा ने जीत लिया, कभी किसी शासक ने जीत लिया, तो हो सकता है विजयनगर नीचे वाले शासक के कंट्रोल में आ गया, कभी ऊपर वाले के कंट्रोल में आ गया। यानी कि क्षेत्र विस्तार है, जो मैप है वो हमेशा बदलता रहता था। लेकिन ये वाला जो मैप है ना, ये नहीं चेंज हुआ कभी भी। ऐसा नहीं है कि विजयनगर साम्राज्य ऐसा यहाँ था तो किसी ने उठा के वहां रख दिया पश्चिम बंगाल में, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि इनका जो मैप का जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री हमेशा चेंज होती रहती थी। पर जो भी है, हम पढ़ेंगे आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और इसके 3 वंश और जो भी हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो विजयनगर साम्राज्य पहला साम्राज्य है, नहीं सॉरी, विजयनगर साम्राज्य के बारे में छोटी सी बात देख लेते हैं, फिर इसके जो 4 राजवंश होते हैं उनके बारे में देखेंगे। जो वर्तमान में कर्नाटक है, वर्तमान में कहा? कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है हम्पी। हम्पी को ही पूर्व विजयनगर साम्राज्य का था। विजयनगर का मतलब था विजय जीत का नगर, विजय का नगर मतलब जीत का नगर। हम्पी में इसके अवशेष मिले हैं, हम्पी में इसके अवशेष मिले हैं। कहां मिले हैं? हम्पी में। कहां? कर्नाटक में, कर्नाटक के हम्पी में। हम्पी के अवशेष सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर एवं कर्नल कोलिन थे, कोलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। सबसे पहले इनके द्वारा, इन्होंने ही इस स्थान का प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। किसने? कर्नल कोलिन मैकेंजी, कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। विजयनगर, विद्यानगर या जीत का शहर, इसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के भाष्यकार सायण की प्रेरणा से कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी पर इन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। कृष्णा नदी की तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कावेरी, रजौरी, कृष्णा नदी, ये इसकी तुंगभद्रा नदी, ये वाली तुंगभद्रा नदी, इसके दक्षिण में ये विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। ये दोनों भाई प्रारंभ में वारंगल में काकतीयों के सामंत थे। काकतीय वंश के ये सामंत हुआ करते थे। वारंगल के किले में ये काकतीयों के सामंत हुआ करते थे। बाद में कंपीली के अधिकारी बने और मोहम्मद तुगलक द्वारा इनको मुसलमान बना दिया गया था। बाद में उचित समय देखकर ये मुसलमान से अपना धर्म फिर परिवर्तित कर लेते हैं और ये फिर हिंदू बन जाते हैं। बाद में उचित अवसर पाकर ये गुरु विद्यारण्य द्वारा पुनः हिंदू धर्म में वापस आ गए तथा विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना कर ली थी। इनका धर्म किसने परिवर्तित करवा दिया था? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने इनको मुसलमान बना दिया था। बाद में ये अपनी स्थिति का फायदा उठा के फिर से ये हिंदू धर्म में आ जाते हैं और इनके गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है? विद्यारण्य और सायण। विद्यारण्य और सायण की हेल्प से विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम वंश को हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर संगम वंश के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम संगम था, संगम वंश के नाम से जाना जाता है। विजयनगर का इतिहास बहमनी शासकों के साथ निरंतर युद्धों में इतिहास बना रहा। विजयनगर के साथ साथ एक साम्राज्य और भी था, बहमनी साम्राज्य, और इनका बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का हमेशा ही वाद विवाद रहता था। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य का जो इतिहास है, ये इन दोनों शासकों के साथ था, यानी कि लड़ाई लड़ते रहते थे ये।
और आज के समय का इतिहास की बात करें तो उस समय की ये हिस्ट्री है। आज के युवा हिस्ट्री लिखने में नहीं, पढ़ने में नहीं, आजकल तो कोई युवा हिस्ट्री डिलीट करने में ज्यादा महत्व रखते हैं, ज्यादा योगदान देते हैं। किसी को देखो फोन में हिस्ट्री डिलीट करने में लगा, कभी किसी का उसका डेटा कोई छेड़छाड़ न कर दे। तो युवाओं का बुरा हाल है। आप अपना हिस्ट्री लिखो, हिस्ट्री डिलीट करने में बिजी मत रहो। ठीक है, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। इन युद्धों का मुख्य कारण क्या था? इन युद्धों का मुख्य कारण था रायचूर का दोआब। दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब, यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र। जहां दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है वहां पे अच्छी फसल का उत्पादन होता है। अच्छी फसल का उत्पादन होता, पहले क्या था, राजा को जो भी कर मिलता था वो कहां से मिलता था? फसल उपजाऊ जो भूमि होती है उससे जितना उत्पादन होता वहीं से मिलता था। आजकल की तरह पहले इतने कारखाने, सेवा क्षेत्र वगैरह ये तो था नहीं। पहले एक आईटी कंपनी तो थी नहीं, पहले ऐसे कुछ था नहीं। तो वो ज्यादा से ज्यादा जो कर इकट्ठा होता था वो भूमि से ही होता था। कहां से होता था? भूमि से। इसके अतिरिक्त गोदावरी कृष्णा डेल्टा, इसके अतिरिक्त गोदावरी कृष्णा डेल्टा तथा मराठावाड़ा आदि के लिए भी युद्ध होते रहते थे। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश कौन कौन से हुए हैं ये हमें देखना जरूरी है। सबसे पहले हुआ संगम वंश, जिसका काल रहता 1336 से 1485, जिसके संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम। इनके बाद कौन होता है? दूसरा वंश है सालू वंश। इनके कौन है? नरसिंह सालू। नरसिंह सालू। फिर कौन आते हैं? तुलु वंश, जिसके शासक कौन है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह, ये ध्यान रखना, इसके नरसिंह सालू है सालू वंश के, और तुलु के हैं वीर नरसिंह। अरविडु वंश के कौन है? तिरुमल। अरविडु के कौन है? तिरुमल। अब क्या होता है कि एक राजा ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी, अब उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो जाते हैं तो सेनापति जो भी होते हैं उसका फायदा उठा के एक नए वंश की स्थापना करते हैं। या आप इतिहास पीछे से पढ़ते आ रहे हो, सभी में यही घटना है लगभग। और जब उसने स्थापना कर दी तो उसके जो उत्तराधिकारी वो कमजोर होते चले जाते हैं, और फिर कोई उनका और सेनापति होता है वो उस स्थिति का फायदा उठाता है और फिर से एक नए वंश की स्थापना कर देता है। कुछ इस प्रकार से ही यहां होता है। तो पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसमें संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर के ध्वंसेश अवशेष, जो उसके अवशेष मिले हैं वो हम्पी से मिले हैं। कहां मिले? हम्पी। हम्पी कहां पे? कर्नाटक में। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम्पी कहां? कर्नाटक। कहां मिले हैं? हम्पी कर्नाटक में। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों में प्रथम था। पहले नंबर पे कौन था? संगम वंश। हरिहर एवं बुक्का संगम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? संगम, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? संगम। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश की स्थापना की। संगम में 10 शासक हुए हैं। संगम वंश में 10 शासक हुए हैं, लेकिन मुख्यतः आपको 3 4 5 ही पढ़ने हैं। 10 शासक हुए। हरिहर प्रथम थे ना, ये संगम वंश का प्रथम। और विरूपाक्ष द्वितीय है। विरूपाक्ष द्वितीय है, ये तो पहला है, और विरूपाक्ष द्वितीय है वो 10वां है, अंतिम है, 10वां शासक होता है। तो हरिहर प्रथम के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनका कार्यकाल 1336 से 1356 के बीच में होता है, 20 साल का करीब। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी अपनी पहली राजधानी थी अनेक गोंडी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। यह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ज्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती थी। जो एनेगोंडी है, जो राजधानी थी एनेगोंडी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर होती है, और ये क्या होता, पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह सुरक्षित नहीं थी। इसलिए बाद में विजयनगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी, ठीक है, दूसरी राजधानी किसे बनाया? दूसरी राजधानी विजयनगर को। तो विजयनगर कौन सी थी दूसरी राजधानी? दूसरी राजधानी कौन सी थी? विजयनगर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो प्रथम शासक कौन है? हरिहर बुक्का। और राजधानी क्या थी? एनेगोंडी। एनेगोंडी कहां थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर। एनेगोंडी ये पहाड़ के ऊपर थी और ये सुरक्षित नहीं मानी जाती थी, इसलिए दूसरी राजधानी किसे बनाया था? विजयनगर को। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से, अपने भाई बुक्का, जो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का इसने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया। उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी तक। कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक। इसमें कावेरी नदी कहां दिखाई गई भाई? विजयनगर, तुंगभद्रा, ये कावेरी नदी।
उत्तर में तो देखो ये आप यहां देखो, ये तो आपकी कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है यहाँ पे, और ये है कावेरी नदी। ये कौन सी है? कावेरी नदी। तो इस क्षेत्र पे इन्होंने विस्तार किया, इस क्षेत्र पे इन्होंने इसका विस्तार किया। इसका साम्राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था, चारों तरफ से शत्रु ही शत्रु थे। तो इन्होंने कभी राजा, महाराजा, महाराजा धीराज की ऐसी कोई उपाधियां धारण नहीं की, क्योंकि पता है अगर ऐसी उपाधि धारण की तो आप टारगेट पे आ जाओगे, कहीं ना कहीं आपका विवाद और बढ़ जाएगा। तो इसका साम्राज्य चारों तरफ शत्रु शक्तियों से घिरा था, अतः इसने राजा या महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि इस नवोदित राज्य से पुरानी शक्तियां ईर्ष्या भाव रखती थी। इसको पता था कि अगर ऐसी उपाधि धारण की तो सीधी सी बात है कि विवाद होने लाजमी है। तो आगे क्या होता है? 1347 में बहमनी साम्राज्य, जो इनके टक्कर का साम्राज्य एक और है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया। कुछ समय बाद ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, और बहमनी साम्राज्य और इनका हमेशा ही अस्तित्व को लेकर लड़ाइयां लड़ती चलती रहती हैं। 1356 में हरिहर बुक्का की हो जाती है मृत्यु। 1356 में हरिहर बुक्का की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम कौन शासक बनता है? बुक्का प्रथम अगला शासक बनता है। बुक्का प्रथम हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का शासक बना। वह एक महान योद्धा और राजनीतिज्ञ एवं विद्या प्रेमी था। जो बुक्का था वो एक अच्छा महान योद्धा था, राजनीतिज्ञ था और विद्या का प्रेमी भी था। अभिलेखों से उसे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। कई जगह बोलते हैं दक्षिणी सागरों का स्वामी किसको बोलते हैं? बुक्का प्रथम को। पश्चिमी का यानी कि पूर्वी, पश्चिमी यानी कि बोलते हैं महासागरों का स्वामी किसे कहा जाता है? सीधा से भी क्वेश्चन पूछता है कि महासागरों का स्वामी किसे कहा जाता है, तो सागरों का या महासागरों का स्वामी किसे कहा जाता है? बुक्का को। किसको कहा जाता है? सागरों का स्वामी किसे कहा जाता है? बुक्का को। बुक्का प्रथम को, बुक्का प्रथम को स्वामी कहा जाता है, सागरों का स्वामी। विजयनगर के निर्माण कार्य को करवाया किसने? बुक्का प्रथम ने, तथा शासन का केंद्रीकरण पूरा किया। बुक्का की एक महान विजय थी मदुरा विजय। सबसे महान विजय कौन सी मानी जाती है? मदुरा विजय, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वर तक पहुंच गया था। यानी कि रामेश्वर आप अगर देखेंगे तो रामेश्वर का क्षेत्र पड़ता करीब यहां तक, ठीक है, जो रामेश्वर तक यहां तक इनका पहुंच गया था क्षेत्र। हरिहर द्वितीय, इनके बाद क्या होता है? हरिहर द्वितीय तीसरे शासक कौन बनते हैं? हरिहर द्वितीय। 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु के उपरांत हरिहर द्वितीय शासक बना। पहला कौन था? हरिहर प्रथम। अब कौन है? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने अपने पूर्ववर्ती हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों राजाओं के विपरीत राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब से पहले इन्होंने किसी ने भी राजा या महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने पता था कि बाहर जो बैठे हो जो चारों तरफ तुम्हारे शत्रु हैं और वो लड़ाइयों से बचना चाहते थे। और इसने क्या किया था? इसने क्या किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो प्रथम बार किस राजा ने महाराजा संगम काल में प्रथम बार पर संगम काल में किस राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने प्रथम संगम काल में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची को जीत अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि क्षेत्र विस्तार काफी किया इन्होंने। तत्कालीन बहमनी शासक, उसमें इनके जो टक्कर के शासक कौन थे? बहमनी। तत्कालीन बहमनी शासक मुहम्मद शाह द्वितीय। मुहम्मद शाह द्वितीय शांति प्रिय व्यक्ति था, अतः हरिहर द्वितीय को राजनीतिक प्रभुता दिखाने का मौका मिला और उसने बहमनी से गोवा व बेलगांव को छीन लिया। उस समय जो बहमनी शासक था वो क्या था? जिसका नाम था मुहम्मद शाह द्वितीय। ये मुहम्मद शाह द्वितीय एक शालीन सा व्यक्ति था और इन्होंने क्या किया? इस स्थिति का फायदा उठाया और गोवा के साथ बेलगांव छीन लिया और अपने राज्य में मिला लिया। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण कर दिया। अब देखो यहां से कभी ये मतलब महाराजा रावण के पास भी पहुंच गए थे, रावण के पास भी ये पहुंच गए, श्रीलंका पर भी आक्रमण कर दिया था इन्होंने। कहां पे? श्रीलंका पर भी। इसके शासन काल में ही विजयनगर साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिलने लगा। 1406 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में व्यापार को भी बढ़ावा मिलने लगता है। 1406 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें अंततः देवराय प्रथम सफल होता है। अब उसकी सत्ता के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष छिड़ गया और कौन शासक बना? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासक बनते ही बहमनी राज्य ने से तुंगभद्रा दोआब में वर्षों के लिए युद्ध छिड़ गया। अब क्या हुआ? उधर तो बहमनी साम्राज्य है, इधर कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य है।
दोनों के बीच में तुंगभद्रा दोआब को लेकर वर्ष तुंगभद्रा में, यानी यहाँ के राजा हम हैं, यहाँ के राजा हम हैं, यानी कि सीधी सी बात है पावर को लेकर, वर्षों को लेकर यहाँ पे युद्ध छिड़ गया, जिसमें बहमनी सुल्तान द्वारा देवराय प्रथम द्वारा पराजित हुआ। जिसमें बहमनी सुल्तान द्वारा देवराय प्रथम पराजित हो जाता है। ये जो देवराय प्रथम है ये पराजित हो जाता है तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माने सहित सुल्तान को फिरोज शाह बहमन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। अपनी पुत्री का इन्होंने देवराय प्रथम ने विवाह करना पड़ा। और क्या है, साथ ही भविष्य में वाद विवाद से बचने के लिए बांकापुर का क्षेत्र दहेज के रूप में देना पड़ा। इस युद्ध को इतिहास में सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। किस युद्ध को सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है? इस युद्ध को देवराय प्रथम और फिरोज शाह बहमन के जो युद्ध हुए हैं, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सोनार की पुत्री का युद्ध। क्यों? क्योंकि अपनी पुत्री की शादी इनके साथ करनी पड़ी थी। कालांतर में सुल्तान फिरोज शाह से संबंध पुनः कटु हो गए। इससे शासक से फिरोज शाह से फिर संबंध कटु हो गए। कटु होने पर देवराय प्रथम ने वारंगल से एक संधि कर ली। वारंगल से एक संधि कर ली और बहमनी सुल्तान फिरोज शाह को पराजित कर दिया। अब पहले खुद पराजित हुए थे, इस बार खुद उसी को ही पराजित कर दिया। और उसी को पराजित करने के बाद क्या होता है? कृष्णा नदी के तट का बहमनी राज्य संपूर्ण रेड्डी क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। अब जो कभी अपना क्षेत्र दिया था वो वापिस उनका भी रेड्डी क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों को भी शामिल किया था। किस शासक ने? देवराय प्रथम ने। किनको? तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में शामिल किया था इन्होंने। फिर क्या है? सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने हरिद्रा यानी कि हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, जिसमें अनेक नहरें निकाली गई। यानी कि सिंचाई के लिए एक बांध भी बनवाया था देवराय प्रथम ने। इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध इटली के एक यात्री हैं निकोलो डी कांटी। निकोलो डी कांटी भारत आते हैं और निकोलो डी कांटी देवराय प्रथम को एक शक्तिशाली शासक बोलते हैं, एक शक्तिशाली राजा है। निकोलो डी कांटी किसके थे? कहाँ के थे? इटली के। 1422 में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1422 में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद वीर विजय और रामचंद्र थोड़े समय के लिए ही शासक बनते हैं, लेकिन इसके बाद देवराय द्वितीय शासक बन जाता है। कौन बन जाता है? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। सबसे महानतम शासक देवराय द्वितीय को सबसे महानतम शासक माना जाता है। देवराय द्वितीय ने अपने अनेक उपाधियां धारण की, जैसे गज बैठकर जिसका मतलब हाथियों का शिकारी गज बैठकर की उपाधि धारण की। हर विलासम में पुस्तक है। हर विलासम पुस्तक के लेखक हैं श्रीनाथ जो तेलुगु विद्वान होते हैं। जो कौन है? तेलुगु के विद्वान है, तेलुगु भाषा के। इसके दरबार में रहते थे। देवराय द्वितीय ने कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम, कवियों का राजा कहा। किस राजा को कवियों का राजा कहा गया? कवि श्रीनाथ को कवियों का राजा कहा गया। किसको? कवि श्रीनाथ को। देवराय द्वितीय ने सेना तथा प्रशासन का पुनर्गठन किया और भारी संख्या में मुसलमानों को भी अपनी सेना में शामिल किया। इन्होंने क्या किया? सेना में संख्या को बढ़ाया, सैनिकों की संख्या को बढ़ाया, सेना का पुनर्गठन किया और मुसलमानों को भी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल किया। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने राज्य का विस्तार सिलोन, पुराना नाम सिलोन, जब अब वर्तमान में नाम क्या? श्रीलंका से गुलबर्गा जो कि कर्नाटक है। गुलबर्गा कहां पड़ता है? कर्नाटक में। सिलोन से गुलबर्गा तक तथा ओडिशा से मालाबार तक इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। श्रीलंका से कर्नाटक तक और ओडिशा से मालाबार तक इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। किसने? देवराय द्वितीय ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, फारस के यात्री होते हैं अब्दुल रज्जाक, इसी के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, कई बार पूछे जाते हैं। कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया है? तो जो अब्दुल रज्जाक है ये देवराय द्वितीय के शासन में आया है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया है। उसे खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा था। भेजा किसने था अब्दुल रज्जाक को? खुरासान के सुल्तान है मिर्जा शाहरुख ने भेजा था।
1446 में देवराज द्वितीय की मृत्यु के बाद संगम वंश का पतन शुरू हो जाता है। संगम वंश का पतन शुरू हो जाता है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए थे? देवराज द्वितीय के बारे में, ठीक है। और देवराज द्वितीय जब मृत्यु हो जाती है इनकी, तो संगम वंश का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। देवराज द्वितीय का उत्तराधिकारी होता मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, कांग्रेस वाले मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, ये मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन गद्दी पर आसीन हुआ, जिसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। विरूपाक्ष द्वितीय जो अंतिम है, विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक होता है। विजयनगर राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर चंद्रगिरी के गवर्नर सालू, जो चंद्रगिरी के गवर्नर हैं सालू नरसिंह ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और नए वंश की स्थापना कर दी। किसकी? किस वंश की? सालू वंश की। किस वंश की? सालू वंश की स्थापना कर दी। क्लियर है? चंद्रगिरी के कहां के गवर्नर थे ये? चंद्रगिरी के गवर्नर। क्या नाम था? सालू नरसिंह। और इन्होंने गद्दी पर अधिकार कर लिया, राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की, सालू वंश की स्थापना कर दी। सालू वंश की इन्होंने फिर स्थापना कर दी। फिर आता है नंबर 2 पे सालू वंश। सालू वंश में देखते हैं तो 1485 में संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय जो उनके अंतिम है, कि उसके ही सेनापति सालू नरसिंह, अब मैंने बताया था ये गवर्नर हैं और यहाँ के इनके सेनापति हैं। ये तो सेनापति हैं, सेनापति ने इनकी हत्या कर दी और विजयनगर में दूसरे राजवंश यानी कि सालू वंश की नींव रख दी। विजयनगर के इतिहास में इसमें प्रथम बलापहार कहा गया। जो इनकी हत्या की गई इनको प्रथम बलापहार कहा गया है। प्रथम बलापहार कहा गया। सालू नरसिंह योग्य एवं प्रतिभा संपन्न शासक था। उसने विजयनगर राज्य के वे क्षेत्र जो संगम वंश के समय, इसने क्या किया? विजयनगर के, ये जो बात है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसने क्या किया? विजयनगर राज्य के वे क्षेत्र जो संगम वंश के समय बहमनी और उड़ीसा द्वारा हड़प लिए गए थे को पुनः प्राप्त किया। इस शासक ने क्या किया? जो इनके जो क्षेत्र थे ना, जो हड़प लिए गए थे उड़ीसा और बहमनी साम्राज्य द्वारा, इनके क्षेत्रों को संगम वंश के समय उड़ीसा और बहमनी साम्राज्य ने इनके जो क्षेत्र हड़प लिए थे, इन्होंने वो क्षेत्र वापस ले लिए, वापस प्राप्त कर लिए। 1490 में सालू नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो सालू नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद सालू नरसिंह के 2 पुत्र हैं, तिम्मा और इमाड़ी नरसिंह। तिम्मा और इमाड़ी नरसिंह, जो कि दोनों ही अल्पवयस्क हैं, ठीक है, जिनकी अल्पायु यानी कि छोटे बच्चे हैं, अभी ये छोटी उम्र के हैं। सालू नरसिंह का सेना नायक सालू नरसिंह का सेना नायक है नरसा नायक, उनका संरक्षक बन जाता है। अब इनका सेना नायक कौन है? नरसा नायक, और इनका संरक्षक बनता है और तिम्मा को शासक बना देता है, और तिम्मा को ये शासक बना देता है। कुछ समय बाद तिम्मा की भी मृत्यु हो जाती है। अवसर पाकर नरसा नायक है वो पूरी सत्ता अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि शासक अब कोई है नहीं, अब ये खुद अपने हाथों में सत्ता ले लेता है। राजा के जो पुत्र हैं वो छोटे हैं, राजा ने भी तो दूसरे राजा से ऐसे ही सत्ता को हड़पा था। पहले तिम्मा का राज्य किया जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात उसके एक शत्रु ने उसकी हत्या कर दी, तिम्मा की हत्या कर दी। तिम्मा के बाद उसके जो दूसरे भाई हैं, छोटे भाई हैं इम्माड़ी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है। जब इम्माड़ी नरसिंह वयस्क होते हैं, समझदार होते हैं, तो इनका सेना नायक के साथ विवाद हो जाता है। तो नरसिंह जब वयस्क होते हैं, इमाड़ी नरसिंह जब वयस्क होते हैं, तो उसका अपने संरक्षक नरसा नायक के साथ विवाद हो गया। तो इस कंडीशन में कहीं कहीं तो लिखा हुआ है कि नरसा नायक ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या करवा दी, किसी बुक में लिखा है इसकी हत्या करवा दी, और कहीं लिखा है इसको बंदी बना लिया गया। तो जो भी है, लेकिन अब शासक नरसा नायक आ जाते हैं। शासक की पूरी शक्ति नरसा नायक के हाथों में केंद्रित थी, अतः उसने इमाड़ी नरसिंह को बंदी बनाकर पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया। पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया, और किसी किसी बुक में लिखा है कि इसकी हत्या करवा दी। 1505 ईस्वी में नरसा नायक ने सालू वंश के स्थान पर, अब नरसा नायक ने क्या किया? अब यहाँ का शासक तो है नहीं, राजा मर गया है, राजा का एक पुत्र पहले मारा चुका है, और इसको इन्होंने बंदी करवा दिया। तो अब नए वंश की, तुलु वंश की स्थापना कर देते हैं। ये तुलु वंश की स्थापना कर देते हैं। नंबर 3 पे कौन आता है? तुलु वंश। मैंने बताया था संगम वंश सबसे बड़ा है, बाकी 3 वंश इतने बड़े नहीं है। चौथा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा वो भी नहीं है। 1505 में वीर नरसिंह तुलु वंश का प्रथम शासक हुआ।
आंतरिक अशांति फैली हुई थी, जिसके कारण सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण इसका शासनकाल युद्धों में ही व्यतीत रहा। आंतरिक अशांति के कारण इसका जो शासनकाल था वो आंतरिक युद्धों में ही व्यतीत रहा। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? भुजबल की उपाधि धारण की थी। भुजबल की उपाधि धारण की थी किसने? वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा, जब तक पुर्तगाली भी आ चुके हैं, पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा ने उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने हेतु एक समझौता किया। उसने विवाह कर को हटा दिया और उदार नीति शुरू की। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेवराय शासक बनता है। उसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? कृष्णदेवराय। ये भी एक महान शासक है कृष्णदेवराय तुलु वंश का तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक होता है। विजयनगर साम्राज्य का और तुलु वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय जब शासक बना तो राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैली हुई थी, जिस पर कृष्णदेवराय ने कठोर कानून व्यवस्था स्थापित कर नियंत्रण किया। ये महान सेना नायक है, महान सेनापति, महान राजा है ये। कृष्णदेवराय ने 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1512 में रायचूर, दोआब, गुलबर्गा के दुर्ग को भी जीत लिया और 1513 से 18 के बीच उड़ीसा के गजपति शासक के विरुद्ध उसने कई बार युद्ध अभियान किए। गजपति शासक के दौरान उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेवराय से संधि कर उससे अपनी पुत्री की शादी कर दी। उड़ीसा के जो शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव, ये कृष्णदेवराय से संधि करते हैं और उससे अपनी पुत्री की शादी करवा देते हैं। 1520 में कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। अतः मात्र 10 वर्ष में कृष्णदेवराय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एक विजयनगर की प्रभुता को सिद्ध कर दिया। महान शासक हुए हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के पुर्तगाली व्यापारियों से संबंध मैत्रीपूर्ण थे। इन संबंधों से मिलने वाली सुविधाओं एवं लाभों के द्वारा पुर्तगालियों ने पश्चिमी समुद्र में अपनी नौसेना का विकास किया। अब इनके साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे तो ये भी तो इस चीज का फायदा उठाएंगे और इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया? पश्चिमी समुद्र तट पर इन्होंने नौसेना का विकास कर लिया। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। कृष्णदेवराय महान शासक विद्या का विद्वान था, जिस कारण से विद्वानों की परख थी। उसने अनेक विद्वानों को संरक्षण भी दिया। किसने? कृष्णदेवराय ने। उसके दरबार में 8 विद्वान अष्टदिग्गज निवास करते थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडाना सर्वप्रमुख थे। इनके दरबार में अष्टदिग्गज निवास करते थे और पेडाना सबसे प्रमुख थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है आमुक्त माल्यदे नामक पुस्तक की रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह थी। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसी तरह इसमें राज व्यवस्था पर आधारित एक पुस्तक है आमुक्त माल्यदे। किसने रचना की है? कृष्णदेवराय ने। रचनाकार कौन है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज भी कहा जाता है। किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? किस शासक को? कृष्णदेवराय को। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे कि किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? कृष्णदेवराय को। उसका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। किसको? कृष्णदेवराय के समय को। बारबोसा है एक लेखक के अनुसार कृष्णदेवराय एक धर्मनिरपेक्ष शासक होते हैं। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागल देवी, उनकी माता का नाम क्या था? नागल देवी के नाम पर एक नागलापुर नामक नगर की स्थापना की और इनकी माता का नाम क्या था? नागल देवी। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष होता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सत्ता के लिए, आप पता है, अब महान शासक की मृत्यु के बाद संघर्ष सदा ही होते आए हैं और इस वंश का पतन हो गया। वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी स्थान पर इसके अवशेष मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक के हम्पी स्थान पर। और इसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो आता है अराविडु वंश। ये भी बहुत छोटा शासक है, अराविडु वंश की स्थापना 1570 में होती है। लगभग इसकी संस्थापक कौन होते हैं? तिरुमल। और पेनुकोंडा में, ये जगह का नाम है पेनुकोंडा। संस्थापक तिरुमल और जगह कहाँ? पेनुकोंडा में। यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। इस वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने
इसके शासक कौन थे? वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक श्री रंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरा आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब इसके शासनकाल में जो छोटे छोटे और राज्य थे उनका विस्तार हुआ, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इस वंश का हो गया पतन और विजयनगर साम्राज्य हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि शिक्षा युग अपने यूट्यूब चैनल पर एक मैथ्स की सीरीज है, बिल्कुल अपनी एडवांस मैथ की, जिसमें आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, फ्री वीडियो लेक्चर है, जिसमें टॉप 800 क्वेश्चन है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह सब, जो कि फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो लेक्चर है। तो आप चाहो तो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ आप जरूर भेजें किसी भी विद्यार्थी के पास जिसको इसकी जरूरत है। तो आज का अपना लेक्चर कुछ इस प्रकार से था, मध्यकालीन भारत का जो संपूर्ण इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने अभी तक पढ़ा है जो कि गुलाम वंश पढ़ा, जो भी अपना दिल्ली सल्तनत पढ़ा कंप्लीट, और दिल्ली सल्तनत के बाद मैंने बताया था कि हमने जो छोटे छोटे राज्य उत्थान होते हैं इससे पिछले लेक्चर में वो पढ़ा, कोई मालवा, कोई मारवाड़, कोई मेवाड़ है, बंगाल है, ये जो छोटे राज्यों का उत्थान होता वो पढ़ा। आज जो हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कल देखेंगे हम बहमनी साम्राज्य के बारे में और फिर आएंगे हम मुगल काल के बारे में, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। और मुगलों के बाद यानी मुगलों का शासन 1857 तक चलता है, फिर हम एंट्री करेंगे मध्य आधुनिक भारत की तरफ। और जैसे कि हम समय समय पे इसको पूरा करेंगे और अपना पूरा जो इतिहास है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ डाउनलोड करें आप शिक्षा 2.0 से और पीडीएफ को शेयर जरूर करें, पीडीएफ शेयर करना न भूलें। थैंक यू।